नमो बुद्धाय मित्रों, स्वागत है आपका टेल्स फोरम पर, जहां हर कहानी में होती है एक सीख। कल्पना कीजिए, एक शांत रात्रि, बोध गया का पवित्र स्थल, बोधि वृक्ष के नीचे पद्मासन में बैठे सिद्धार्थ, चारों ओर अंधकार और भीतर उठते प्रलोभनों का तूफान। और उसी क्षण एक दिव्य परिवर्तन हुआ। एक साधारण मानव से बुद्ध का जन्म हुआ। मित्रों, यही है भूमि स्पर्श मुद्रा, जहां धरती स्वयं गवाह बनी और सत्य ने अज्ञान पर विजय प्राप्त की। आज हम जानेंगे इस दिव्य मुद्रा का इतिहास, उसका गहन अर्थ और यह क्यों आज भी हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। नमस्कार और स्वागत है इस खास चर्चा में। आज हम बौद्ध कला और दर्शन के एक बहुत ही गहरे और शक्तिशाली प्रतीक पर बात करने जा रहे हैं, बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा। नमस्कार। हाँ बिल्कुल, ये मुद्रा सिर्फ एक पोज, एक भंगिमा नहीं है, बल्कि ये बुद्ध के जीवन के, आप कह सकते हैं, सबसे अहम क्षणों में से एक का पूरा सार है। और हमारे पास जो जानकारी है भूमि स्पर्श मुद्रा बुद्धत्व का साक्षी नाम के स्रोत से, उसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्रा के पीछे की कहानी समझें, इसका इतिहास, इसका गहरा मतलब, और हाँ, आज के जीवन में ये कितनी प्रासंगिक है। सही कहा, ये सिर्फ पत्थर या धातु की मूर्ति नहीं है, इसके पीछे एक पूरा दर्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ऐतिहासिक संदर्भ से। ये मुद्रा बुद्ध के जीवन के किस खास पल से जुड़ी है? मेरा मतलब है, ये घटना कब और कहाँ हुई थी? हाँ, ये क्षण है सिद्धार्थ गौतम का बुद्ध बनना। घटना बोध गया में हुई, उसी प्रसिद्ध बोधि वृक्ष के नीचे, लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अच्छा। उस रात गहरे ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने वो पूर्ण ज्ञान, जिसे संबोधि कहते हैं, वो प्राप्त किया। लेकिन देखिए, दिलचस्प बात यह है कि घटना तो 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व की है, मगर कला में, मतलब मूर्तियों वगैरह में, इसका चित्रण हमें काफी बाद में मिलता है, खासकर पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास। अच्छा, तो मतलब घटना और उसके कलात्मक चित्रण के बीच कई 100 सालों का फासला रहा। इसकी कोई खास वजह? हाँ, संभवतः वजह ये थी कि शुरुआती बौद्ध कला में बुद्ध को सीधे इंसान के रूप में, मतलब मानव रूप में चित्रित करने से बचते थे। ओह, तो कैसे दर्शाते थे? उनके प्रतीकों से, जैसे उनके पदचिन्ह, बोधि वृक्ष या धर्मचक्र, इनसे ही उन्हें दर्शाया जाता था। बुद्ध का मानव रूप में अंकन वो गंधार और मथुरा कला शैलियों के विकास के साथ शुरू हुआ। हाँ, सुना है इनके बारे में। दूसरी शताब्दी ईस्वी के आसपास खूब फली फूली। गंधार कला पर थोड़ा यूनानी रोमन प्रभाव था, तो उसमें बुद्ध को ज्यादा यथार्थवादी ढंग से दिखाया गया। मथुरा शैली अपनी स्वदेशी परंपरा पर आधारित थी। तो इन्हीं शैलियों में ये भूमि स्पर्श मुद्रा एक बहुत लोकप्रिय विषय बन गई। ये तो वाकई दिलचस्प है कि कैसे कला धीरे धीरे विकसित हुई। अच्छा, अब अगर कोई इस मुद्रा को देखे तो उसे क्या दिखता है? मतलब इसका स्वरूप कैसा है? देखिए, इसमें बुद्ध सामान्य तौर पर पद्मासन में बैठे होते हैं, कमल मुद्रा में, जो ध्यान और स्थिरता के लिए एक बहुत अच्छा आसन माना जाता है। ठीक है। उनका जो बायां हाथ है वो गोद में रखा होता है ध्यान मुद्रा में। ये आंतरिक शांति, संतुलन और एकाग्रता का प्रतीक है। लेकिन जो चीज इस मुद्रा को इसकी खास पहचान देती है वो है दाहिना हाथ। दाहिना हाथ दाहिने घुटने के ऊपर से होकर नीचे की ओर जाता है और उंगलियां वो धीरे से जमीन को, पृथ्वी को छूती हैं। ये कोई अचानक हुआ इशारा नहीं है। दाहिने हाथ का पृथ्वी को छूना, लगता है सारा रहस्य इसी में है ना? आपने कहा था इसे कभी कभी मार विजय मुद्रा भी कहते हैं, तो क्या कहानी है इसके पीछे? ये मार कौन था और उस पर कैसी विजय? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं से इस मुद्रा का नाटकीय और गहरा अर्थ सामने आता है। कथा यह है कि जब सिद्धार्थ गौतम ज्ञान पाने के बिल्कुल अंतिम चरण में थे, गहरे ध्यान में डूबे हुए, तब मार ने उन पर हमला किया। हमला? हाँ, पर यहाँ यह समझना जरूरी है कि मार कोई बाहर का राक्षस या शैतान नहीं है। बौद्ध दर्शन में मार को मन के अंदर के क्लेशों का प्रतीक माना गया है। अच्छा, मतलब अज्ञान, इच्छाएं, डर, शक, जितने भी सांसारिक प्रलोभन है ना, वो सब जो हमें ज्ञान के रास्ते से भटकाते हैं, वही मार है। ओहो, तो ये मार कोई असली दानव नहीं, बल्कि हमारे मन के ही विकार है, एक तरह का मनोवैज्ञानिक संघर्ष। एकदम सही पकड़ा। ये एक आंतरिक मनोवैज्ञानिक संघर्ष था। मार अपनी पूरी सेना के साथ आया। प्रतीकात्मक रूप से कहें तो उसमें काम इच्छा थी, असंतोष था, भूख प्यास, लालच, आलस्य, डर, शक, पाखंड, लाभ सत्कार की इच्छा, ये सब। बाप रे, इतनी सारी चीजें। हाँ,
और मार का मकसद था सिद्धार्थ को उनके संकल्प से डिगाना, उन्हें डराना, लालच देना। उसने सिद्धार्थ के तपस्वी होने के अधिकार पर ही सवाल उठा दिया, उनकी पात्रता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अच्छा, क्या कहा उसने? उसने चुनौती दी, तुम दावा करते हो कि तुम ज्ञान के अधिकारी हो, पर तुम्हारे इस दावे का गवाह कौन है? किसने देखे हैं तुम्हारे पुण्य कर्म? मार के अपने साथी उसकी तरफ से गवाही देने लगे। और उस समय सिद्धार्थ तो अकेले थे, कोई इंसान तो था नहीं गवाही देने वाला। फिर उन्होंने क्या किया? इस चुनौती का सामना कैसे किया? यही बुद्ध की स्थिरता और उनकी प्रज्ञा दिखती है। वो मार के हमले से न विचलित हुए, न गुस्सा हुए, न डरे, बिल्कुल शांत रहे। और शांत रहते हुए उन्होंने अपना दाहिना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया और पृथ्वी को स्पर्श किया। ये पृथ्वी है, उन्होंने कहा, ये धरती मेरे अनगिनत जन्मों के पुण्यों की, मेरे द्वारा अभ्यास की गई 10 पारिविताओं की और मेरे इस अंतिम अडिग प्रयास की साक्षी है। और क्या पृथ्वी ने गवाही दी? कथाओं में आता है कि जैसे ही बुद्ध ने पृथ्वी को छुआ, पृथ्वी ने मानो हाँ में जोर से गर्जना की, उसमें कंपन हुआ। इस ब्रह्मांडीय गवाही के सामने मार और उसकी सेना टिक नहीं सकी। सच में? हाँ, वे हार मानकर भाग खड़े हुए। मार के सारे लालच, डर, शक सब खत्म हो गए और उसी शांत विजयी पल में सिद्धार्थ गौतम को सम्यक संबोधि मिली, मतलब पूर्ण और अंतिम ज्ञान। वे बुद्ध बन गए। वाह, ये कहानी तो अद्भुत है। कैसे अंदर के संघर्ष पर जीत हासिल की और प्रकृति को ही गवाह बनाया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक लोक कथा है या इसका कोई आधार पुराने बौद्ध ग्रंथों में भी है? बुद्ध के ज्ञान पाने के क्षण का वर्णन हमें बौद्ध धर्म के सबसे पुराने और प्रामाणिक माने जाने वाले ग्रंथ संग्रह पाली कानन के विनय पिटक में मिलता है, महावग्घ खंड में। अच्छा। हाँ, वहां शायद वर्णन इतना नाटकीय न हो, पर ज्ञान प्राप्ति की घटना का जिक्र है और मार पर विजय और भूमि को साक्षी बनाने का जो ज्यादा विस्तृत, ज्यादा काव्यात्मक वर्णन है, वो हमें बाद की महायान परंपरा के ग्रंथों में मिलता है, जैसे ललित विस्तर सूत्र। तो मतलब अलग अलग ग्रंथों में वर्णन का तरीका थोड़ा अलग है। हाँ, कह सकते हैं। पाली कैनन का वर्णन ज्यादा तथ्यात्मक और संक्षिप्त है। महायान सूत्र घटना के आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक पहलुओं पर ज्यादा जोर देते हैं। और फिर पुरातात्विक सबूत भी तो हैं। हाँ, वो भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। बोधगया, सारनाथ, अजंता जैसी जगहों पर जो अनगिनत मूर्तियां और शिल्प मिले हैं, वो इस मुद्रा के चलन और इसके महत्व को दिखाते हैं। कुछ विद्वान तो अशोक के समय से भी इसके संकेत जोड़ते हैं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व से। हालांकि साफ मूर्तियां थोड़ी बाद की हैं। इससे पता चलता है कि ये घटना और ये मुद्रा बौद्ध परंपरा के लिए कितनी खास रही है। ये कहानी और इसका ऐतिहासिक प्रमाण तो समझ में आया, लेकिन इस मुद्रा के पीछे का असली संदेश क्या है? ये सिर्फ एक हाथ का इशारा तो नहीं होगा? इसका गहरा प्रतीकवाद क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ इशारा नहीं है। देखिए, बात यह है कि इसके कई गहरे मतलब हैं, कई स्तरों पर। सबसे पहले तो ये सत्य, अटूट निश्चय और कह सकते हैं अडिगता, स्टेडफास्टनेस का प्रतीक है। सत्य और अडिगता? हाँ, ये दिखाता है कि जब बाहरी चुनौतियां आए, जैसे मार की सेना या अंदर के शक और लालच परेशान करें, तो व्यक्ति को अपने सच पर पृथ्वी की तरह स्थिर रहना चाहिए, अचल। तो असल में ये मुद्रा सिर्फ बुद्ध की कहानी नहीं, बल्कि एक तरह का मनोवैज्ञानिक नक्शा है कि कैसे अपने अंदर के मार को हराकर ही असली ज्ञान मिलता है। और इसकी गवाही बाहर नहीं, हमारे कर्मों और प्रकृति में ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक मनोवैज्ञानिक जीत का प्रतीक है। और दूसरा अहम पहलू है पृथ्वी को साक्षी बनाना। ये इस बात को पक्का करता है कि सच और सबूत किसी बाहरी सत्ता या दूसरों की मान्यता पर निर्भर नहीं करता। अच्छा। वो हमारे कर्मों में, हमारे इरादों में और खुद प्रकृति में मौजूद हैं। पृथ्वी जो बिना किसी भेदभाव के सब कुछ सहती है, सब देखती है, वही सबसे बड़ी निष्पक्ष गवाह है। ये कर्म के सिद्धांत को भी दिखाता है कि हमारे अच्छे काम, हमारे अभ्यास, वो गुण जिन्हें पारमिताएं कहते हैं, वो बेकार नहीं जाते। ब्रह्मांड खुद उनका गवाह होता है। आपने पारमिताओं का जिक्र किया, ये क्या है? पारमिताएं वो गुण या अभ्यास हैं जिन्हें पूरा करके कोई बोधिसत्व बुद्ध बनता है। महायान परंपरा में आमतौर पर 10 पारमिताओं का जिक्र आता है, जैसे दान, शील यानी नैतिकता, शांति यानी धैर्य, वीर्य यानी उत्साह या कोशिश, ध्यान यानी एकाग्रता, प्रज्ञा यानी ज्ञान, उपाय कौशल, प्राणिधान यानी संकल्प, बल यानी शक्ति और ज्ञान। तो बुद्ध का पृथ्वी को छूना
एक तरह से ये कहना था कि मैंने इन सभी गुणों को पूरा किया है। समझ गए। तो क्या इन्हीं सब वजहों से ये मुद्रा बौद्ध कला और पूजा पाठ में इतनी महत्वपूर्ण और पूजनीय मानी जाती है? हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि ये सीधे बुद्ध के जीवन के सबसे ऊंचे क्षण, उनके निर्वाण या ज्ञान प्राप्ति को दर्शाती है। ये वो निर्णायक पल है जब एक साधारण इंसान अपनी साधना और समझ से बुद्ध बन जाता है। सही। इसीलिए चाहे थेरवाद हो या महायान, बौद्ध धर्म की लगभग सभी परंपराओं में इस मुद्रा का बहुत सम्मान है। मंदिरों में, घरों में, ध्यान केंद्रों में ये मुद्रा हमें लगातार उस परम सत्य की याद दिलाती है जिसकी गवाह खुद पृथ्वी है और जो हमारे अंदर भी मौजूद है। ये तो हुई इतिहास, धर्म और कला की बात। लेकिन आज के इस भागदौड़ भरे युग में एक आम इंसान के लिए, जो शायद बौद्ध भी न हो, इस पुरानी मुद्रा का क्या संदेश हो सकता है? मतलब हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इससे क्या सीख ले सकते हैं? ये सवाल बहुत अहम है। मेरे ख्याल में भूमि स्पर्श मुद्रा का संदेश सबके लिए है और हमेशा के लिए है। ये हर व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास, सच्चाई पर टिके रहने और अपनी अंदरूनी शक्ति के महत्व की याद दिलाती है। अंदरूनी शक्ति? हाँ, हम सभी अपनी जिंदगी में किसी न किसी रूप में मार का सामना करते ही हैं। हो सकता है वो असफलता का डर हो, समाज का दबाव हो, लालच हो, अपनी काबिलियत पर शक हो या दूसरों की नकारात्मकता हो। हाँ, जीवन में ऐसे मार तो अक्सर आ ही जाते हैं, ये बात तो सही है। अपने सच पर टिके रहें। अगर हमारे इरादे नेक हैं और हमारी कोशिश ईमानदार है तो हमें बाहर से किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमारी अपनी अंतरात्मा और हमारे कर्म ही हमारे गवाह हैं। ये हमें सिखाती है कि मुश्किल वक्त में घबराने या भागने के बजाय धैर्य और मजबूती से अपने केंद्र में बने रहें। यानी ये एक तरह से आंतरिक स्थिरता और आत्म जागरूकता का आवाहन है, मुश्किलों में अपनी जड़ें मजबूती से पकड़े रखना। बिल्कुल। और ये हमें सहनशीलता भी सिखाती है। जैसे पृथ्वी सब कुछ सहती है, अच्छा बुरा सब, हमें भी जीवन के उतार चढ़ावों को संभाव से, बिना ज्यादा विचलित हुए देखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और आज की युवा पीढ़ी जो अक्सर भविष्य को लेकर परेशान रहती है, कंपटीशन का दबाव झेलती है, कभी-कभी पहचान के संकट से गुजरती है, उनके लिए इस मुद्रा में क्या खास संदेश है? हाँ, ये भी एक जरूरी सवाल है कि आज की इस तेज रफ्तार, कभी-कभी तनाव भरी दुनिया में इस शांत स्थिर मुद्रा का क्या मतलब निकाला जाए। तो नई पीढ़ी के लिए इसका संदेश बहुत गहरा और ताकतवर है। ये बताती है कि असली जीत बाहरी दिखावे या ताकत के जोर से या चीजों को हासिल करने से नहीं मिलती। तो फिर कैसे मिलती है? सच्ची जीत तो अंदर होती है, अपने मन के डर, शक और लालच पर जीत पाना। तो ये एक तरह से आंतरिक शक्ति, मतलब इनर स्ट्रेंथ को जगाने का प्रतीक है। हाँ बिल्कुल। ये मुद्रा युवाओं को ईमानदारी, मुश्किलों से उभरकर फिर खड़े होने की क्षमता, जैसे हम रेसिलियंस या जुझारूपन कह सकते हैं, और मानसिक मजबूती, जैसे जो हमेशा से जरूरी मानवीय मूल्य रहे हैं, उन्हें अपनाने की प्रेरणा देती है। ये सिखाती है कि जब दुनिया या हालात आपको डिगाने की कोशिश करें तो बाहरी शोर में खोने के बजाय अपने अंदर झांको, अपनी सच्चाई को पहचानो और उस पर टिके रहो। ठीक वैसे ही जैसे बुद्ध ने मार के सामने किया था। सफलता और मन की शांति का रास्ता आखिरकार आत्मसंयम, सच्चाई और अंदरूनी संतुलन से ही बनता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये भूमि स्पर्श मुद्रा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना या कला का नमूना भर नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये सत्य के प्रति अटूट निष्ठा, अपनी अंदरूनी शक्ति को पहचानने, जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और मजबूती से करने और आखिरकार अपने ही मन के मार पर जीत पाने का एक टाइमलेस प्रतीक है। जैसे कहते हैं ना, असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है। बिल्कुल सही कहा, एकदम सही निष्कर्ष। और अगर हम इसे एक कदम और आगे ले जाके सोचें तो एक आखिरी विचार करने लायक बात उभरती है। अच्छा, वो क्या? जब बुद्ध पृथ्वी को साक्षी बनाते हैं तो ये हमें क्या सोचने पे मजबूर करता है? क्या इसका दायरा सिर्फ हमारे अपने कर्मों और उनकी गवाही तक ही सीमित है, या इसका कोई और बड़ा संकेत भी हो सकता है? आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या इसका कोई पर्यावरण से जुड़ा पहलू भी हो सकता है? हाँ, मेरा संकेत उसी तरफ है। क्या बुद्ध का पृथ्वी को छूना हमें ये याद नहीं दिलाता कि हम इस धरती से कितने गहरे जुड़े हुए हैं? अलग नहीं हम इससे। ये तो है। हमारे हर काम का, हर सोच का असर सिर्फ हम पर नहीं पड़ता, बल्कि हमारे आसपास के माहौल पर, इस पूरी पृथ्वी पर पड़ता है। तो जब बुद्ध पृथ्वी को गवाह बनाते हैं तो शायद ये सिर्फ उनके पुण्यों की गवाही नहीं, बल्कि एक गहरा रिमाइंडर भी है
कि हमारे होने का आधार ही ये प्रकृति है और हमारे कर्मों की गवाह सिर्फ हमारी अंतरात्मा नहीं, ये धरती भी है। ये तो वाकई एक बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। मैंने इस तरह से सोचा नहीं था। हाँ, शायद ये हमें अपने कामों के प्रति, हम जो चीजें इस्तेमाल करते हैं उनके प्रति, और जिस पर्यावरण में हम रहते हैं उसके प्रति ज्यादा जिम्मेदार और सचेत होने का इशारा देता है। आज जब हम क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण के संकटों का सामना कर रहे हैं, हाँ, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, ऐसे में ये प्राचीन मुद्रा एक नई प्रासंगिकता के साथ हमें प्रकृति के साथ अपने रिश्ते पर फिर से सोचने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये सोचने वाली बात है कि कैसे एक आध्यात्मिक प्रतीक हमें हमारी इकोलॉजिकल जिम्मेदारी का भी एहसास करा सकता है। सचमुच, एक मुद्रा और उसके इतने गहरे, इतने सारे मतलब, ये हमें न सिर्फ व्यक्तिगत सत्य और आंतरिक शक्ति की ओर ले जाती है, बल्कि प्रकृति के साथ हमारे संबंधों पर भी सोचने को मजबूर करती है। बहुत ही ज्ञान बढ़ाने वाली चर्चा रही है। मित्रों, भूमि स्पर्श मुद्रा हमें यह संदेश देती है कि सत्य और दृढ़ता ही सच्ची विजय है। अगली बार हम चर्चा करेंगे बुद्ध की धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा, जहां ज्ञान का पहला प्रकाश फैला। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल टेल्स फोरम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।